बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज थर्सडे का दिन है, वीकेंड करीब आ रहा है, लेकिन इस बार मैं हर वीकेंड पे पिछले 3 वीकेंड से ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह मियां अगर वीकेंड आए मेरी छुट्टी हो तो मैं बीमार ना हूँ, क्योंकि इस वेदर ने, इस ट्रांजिशन होते वेदर ने समहाउ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। आज सुबह से जैसे मैं खुश हो रही थी कि आज वीकेंड है, मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे फ्लू हो रहा है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। सो आई बिलीव कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, और अगर नहीं रख रहे तो रखना शुरू कर दें, क्योंकि वीकेंड पे तबीयत ख़राब हो तो आपको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आपकी पूरी छुट्टी ज़ाया हो जाती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ कल इम्पॉर्टेंट एक ख़बर जिसके हवाले से हमने बात करनी है, इनफैक्ट परसों की खबर से रिलेटेड ही ये मामलात हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वाना कैडेट कॉलेज पे जिस तरह से सुसाइड बॉम्बिंग की कोशिश की गई और वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। फिर इस्लामाबाद कचहरी के अंदर एक अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया जिसमें एक सुसाइड बॉम्बर ने ख़ुद को उड़ा लिया गेट के ऊपर कोशिश कर दे अंदर जाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ इसी से रिलेटेड गुज़िश्ता रोज़ ये ख़बर सामने आई। वी ऑल नो कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैचेस इस वक्त जारी हैं रावलपिंडी स्टेडियम में, और ये ख़बर सामने आई कि दौरा पाकिस्तान पर जो मौजूद श्रीलंकन टीम है अपने खिलाड़ियों के खदशात के बायस जो सीरीज़ अधूरी छोड़कर वापस जाना चाहती है। श्रीलंकन खिलाड़ियों ने पहले प्रैक्टिस सेशन को मनसूख किया, फिर वापस जाने की ख्वाहिश का इज़हार किया था। सूरत हाल उस वक्त बेहतर हुई जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब और जो कि हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने हंगामी मुलाकात में जो श्रीलंकन टीम को इजाफी सिक्योरिटी के इंतजाम हों, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। इस अहम मुलाकात के बाद ही श्रीलंकन टीम ने दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फ़ैसला किया, लेकिन साथ ही श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज़ भी वाज़ेह की कि अगर कोई खिलाड़ी ख़ुद को गैर महफूज महसूस करे तो उसका मुतबादिल जो इंतज़ाम है वो किया जाएगा। पीसीबी ने सीरीज़ के बाकी जो 2 वनडे मैचेस हैं उनकी डेट्स को भी समहाउ तब्दील कर दिया। मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान को इस वक्त अगर हम बताएं इन 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरी जानिब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात है अता तार साहब, उन्होंने श्रीलंकन टीम के दौरा जारी रखने के फ़ैसले पर शुक्रिया भी अदा किया और दोनों ममालिक के दरमियान समहाउ दोस्ती और क्रिकेट ताउन को भी सराहा। सोशल मीडिया पर जी पाकिस्तानी शायकीन ने फ्रेंडशिप नॉट आउट के हैशटैग के साथ श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा किया, जबकि दूसरी जानिब जिम्बाब्वे की जो टीम है वो भी ट्राई नेशन सीरीज़ जो हम खेल रहे हैं T20 उसमें शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच चुकी है, जो कि 18 नवंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। आप सब तमाम मैचेस सिर्फ रावलपिंडी में होंगे ताकि सिक्योरिटी के अमल को समहाउ फोकस्ड और स्ट्रॉन्ग रखा जाए। इस पूरी सूरत हाल ने समहाउ ये चीज़ भी वाज़ेह की है या सवाल उठाया है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसका एतमाद मुकम्मल तौर पर आई बिलीव बहाल हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से कंसर्न के बाद अगर उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है तो अब उन्होंने फ़ैसला किया है। ज़िशान राना हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच ज़िशान, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। Always a pleasure. Thank you so much for asking me. थैंक यू सो मच ज़िशान। अनफॉर्चुनेटली ये कल हमने एक न्यूज़ सुनी, लेकिन उसके बाद समहाउ इस चीज़ को मैनेज कर लिया गया। वेरी अनफॉर्चुनेट जी, और बहुत मुश्किल से बहुत अरसे के बाद अब फाइनली हम बैक टू बैक इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट कर रहे हैं। बट इस तरह के वाक़यात दो के समहाउ डैमेज करते हैं, लेकिन वी नो हाउ टू डैमेज कंट्रोल सच थिंग्स। Exactly, Armila. We have always bounced back. Since 2009, Pakistan has been doing its best, putting its best foot forward. Besides cricketing terms, I must say कि देखिए इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कोई नहीं होती, बट एट द सेम टाइम जब आप दो मुल्कों के रिलेशंस की बात करते हैं तो उसमें इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बिन देयर वे बैक फ्रॉम द मिड-90s जब तमिल टाइगर्स की वजह से श्रीलंका में people would not be coming over to Sri Lanka, वर्ल्ड कप मैचेस नहीं खेलना चाहते थे, तो पाकिस्तान ने भी जाकर श्रीलंका में उस टाइम पे बहुत बुरे हालात थे श्रीलंका में, और हमारी टीम वहाँ पर गई थी, और जो कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप थे दोनों नेशंस के दरमियान, अगेन प्रूवन फ्रेंडशिप नॉट आउट के नाम से बस राइटली रेज एज अ हैशटैग, एंड आई एम हैप्पी कि पीसीबी ने कॉग्निजेंस लिया है सारी सिचुएशन का, और ऑनरेबल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब
मेड श्योर कि वो टीम यहाँ पर स्टे करे और मैचेस हों, विच इज़ अ वेरी गुड ओमन। बाकी रही बात पाकिस्तान बीइंग अ सेफ प्लेस, इंटरनेशनल क्रिकेट को रिटर्न के टाइम हो गया पाकिस्तान में, और इस तरह की जो जो चीप गिमिक्स है ना, द पीपल हु डू नॉट वांट गेम्स टू प्रॉस्पर, दे बीन बीटन वंस अगेन। देखिए पाकिस्तान में हल्ला ना करे अगर गेम नहीं होगी तो आपका क्या ख्याल है पूरे रीजन में क्रिकेट हो सकेगी? वी आर ऑल अप फॉर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, हेल्दी एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, बट ऐसे नहीं हो सकते कि अकेला पाकिस्तान सफर करे और अकेले पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन हो। आई विश एंड होप ये पीस पूरे दुनिया में प्रिवेल करे, पर्टिकुलरली हमारे रीजन में एंड इन पर्टिकुलर पाकिस्तान में, और ये हेल्दी एक्टिविटी ऑफ क्रिकेट शायकीन चाहते हैं ऑफ दिस अबाउट दिस एक्टिविटी, एंड दीज एक्टिविटी विल कंटिन्यू टू हैपन। एंड आई एम हैप्पी अबाउट द डिसीजन कि इंडिया में ही कन्फाइन किया गया है सारे वनडेज को भी और T20 सीरीज को भी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, द रिमेनिंग मैचेस as well as the Tri Nations Series. Zimbabwe, Pakistan, and Sri Lanka. Absolutely, we all are looking forward to these matches. अच्छा ज़ीशान, अब let's talk about the last match जो कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट खेला था। अच्छी परफॉर्मेंस थी, 6 रन से हम जीते। दो के बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, बैक टू बैक हो रही थी कि अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन समहाउ वो एक कैच ने ओवर शेडो कर ली। फिर कुछ और चीज़ें थी जो समहाउ चेंज होती रही। सो मैं ओवरऑल एक एनालिसिस आपका चाहूँगी लास्ट मैच के ऊपर, फिर हम आगे भी बात करेंगे इस हवाले से। लास्ट ओडीआई ने जो है ना मुझे 90s की क्रिकेट की याद से ताज़ा करा दी, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, और पाकिस्तान जो है एक नेल बैटर तरीके से जीता था। पाकिस्तान ने 2.8 के रन रेट से पहले 10 ओवर खेला। मुझे लगा कि रमीज राजा और रामेश गोयल ओपनिंग कर रहे हैं, फिर कभी मुझे लगा कि जावेद एजाज साहब भी खेल रहे हैं, एंड वी वर लाइक बैक टू द ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ क्रिकेट। हम एकदम ओल्ड स्कूल को ले आए। 2.8 का रन रेट तो तब मुझे स्कूल टाइम पे याद है। उसके बाद आगे पाकिस्तान ने 11th ओवर से जो है थोड़ा सा रन रेट अप किया, एंड देन वी वेंट ऑन। आप साइम के आउट होने के बाद फखर एंड बाबर, उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी, फिर बाबर वेंट आउट ऑन 20s, लेकिन जो सलमान अली आगा ने और हुसैन तलत ने जो इन लोगों ने इनिंग्स को संभाला, और सलमान अली आगा की जो इनिंग्स थी उसने मुझे बताया कि क्रिकेट चाहे जितनी मर्जी मॉडर्न हो जाए, इफ यू स्टिक टू द बेसिक्स। आपने 9 बाउंड्रीज लगाई, नो सिक्सेस, 36 रन आउट ऑफ 100 प्लस, जो कि 120 के स्ट्राइक रेट पर सलमान आगा ने खेला, जो कि ऑगमेंट करता है इस चीज। सलमान आगा इज अ कट आउट प्लेयर फॉर ODIs एंड टेस्ट्स। उसने राइटली प्रूव किया। नॉट ओनली दिस, द रिमेनिंग ऑफ द रन्स ही मेड वर थ्रू सिंगल्स एंड डबल्स। हम हमेशा कहते हैं डॉट बॉल्स कम खेलें, उसका एक इफेक्ट होता है। पाकिस्तान समवॉट मैनेज टू मेक 299। पाकिस्तान ने 5 विकेट किया और बहुत अच्छा उन लोगों ने डिफेंड किया। अनफॉर्चुनेटली रिजवान कुडंट स्कोर, लेकिन बाकी पाकिस्तानी बैटर्स ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया। नाउ हमेशा मैं कहूँगा, फिर आप भी कहोगी कि मैं हमेशा ही दूसरी गैप्स की बात करता हूँ। आप ये मैच जो है हम समझ रहे हारिस ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। देखिए एक बंदे की एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपने ये जो स्क्वाड खिलाया उसमें 2 सेम डायमेंशनल प्लेयर खिला दिए, हुसैन तलत, फहीम अशरफ। आई वुड ऑलवेज पिक फहीम अशरफ एनी गिवन डे ओवर हुसैन तलत, बिकॉज पेस वाइज फहीम थोड़ा बेहतर है, बैटिंग फहीम भी उतनी गलत है हुसैन तलत। पाकिस्तान शुड हैव गॉन इन विद अब्रार अहमद इस पिछले मैच में, वी डिड गो विद दैट। फिर जो दूसरी बात मैं करूंगा, बाबर का एक स्टनिंग कैच था व्हिच वाज इंप्रेसिव, जो हारिस की बॉल पे था। हारिस ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसने कहा मैं जी हरबल टाउन की एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतर सकता। तो मेरा एक क्वेश्चन था हरबला के ऊपर, परफॉर्मिंग आर्ट्स है ये स्पोर्ट्स, एंड यू नो देयर ऑल प्रोफेशनल्स। अगर मैं इतना नॉर्मल काम कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर माय नॉर्मल यू नो डिस्पोजिशन ऑफ माय स्किल्स, तो उस पर मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा। Haris must take into cognizance the fact that he has cost us a couple of tournaments and key matches. ये एक bilateral series थी जहां पर आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, and I can bet on this. Haris Rauf needs a lot to do in terms of domestic cricket ताकि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी डाल सके। हमारे ओपनिंग बॉलिंग जो पेयर है उस विकेट स्ट्राइक नहीं कर रहा। इट्स ऑलवेज देन जब सलमान आगा ने आके 2 विकेट्स ली, हमारे स्पिनर से आके 2 विकेट्स ली, एंड देन यू नो मीन नवाज ने बॉलिंग अच्छी की। आपने 8 विकेट्स उनकी ले ली, लास्ट 2 विकेट से फिर 50 प्लस की पार्टनरशिप के बाद, तो आप जो 240 फॉर 8 श्रीलंका को कर बैठे थे, फिर आपने अपने मैच को स्ट्रैंग होल्ड पक्का न करने की वजह से मैच लंबा चला गया, एंड यू ओनली मैनेज टू विन बाय 6 रन्स। विक्ट्री जरूर है अरमला, लेकिन पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड हमें अपनी टीम की सिलेक्शन को कंसिस्टेंट रखना है। हमें हर जगह पे ऑल सीम अटैक नहीं खिलाना।
हमें अपने अटैक में वेरिएशन डालनी है और मैचेस को जहां पर हमें क्लोज करना है जल्दी, उनको जल्दी में ही क्लोज करना है. वी वर ऑलमोस्ट अबाउट ऑन द ब्रिंक ऑफ अ लॉस आफ्टर ग्रेट कमबैक बाय द बैटिंग साइड. लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग को जिस टाइम पे ओपनर आप अटैक करने आते हैं, शाहीन मस्ट टेक विकेट्स, हमें वो. ठीक है, ज़िशान राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ज़िशान, कैन यू हेयर मी? यस, आई कैन हियर यू. बिल्कुल, आप अपनी बात को जारी रखिएगा प्लीज़. थैंक यू. अब मैं ये कह सकता कि पाकिस्तान की टीम ने को चाहिए नेक्स्ट 2 मैचेस जो हैं, जो ओडीआईज हैं, उनमें अच्छा परफॉर्म करे, सो दैट पाकिस्तान की ओडीआई रैंकिंग जो है थोड़ी सी इंप्रूव हो. और देन आई थिंक इफ वी बीट श्रीलंका बाय 2-1 तो हम 4th स्लॉट पे आ जाते हैं ओडीआई रैंकिंग्स में. और अगर हम क्लीन स्वीप करते हैं सीरीज में तो हम 4th स्लॉट पे रहेंगे, लेकिन ओनली 4 पॉइंट्स लेस इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि बहुत बड़ी बात है. और हम लुकिंग फॉरवर्ड कि पाकिस्तान इस सीरीज को अच्छा क्लिंच करे और आगे जो है ना इस विक्ट्री से विल गेट कॉन्फिडेंस. बट वन थिंग दैट आई वुड से, हमें अपनी सिलेक्शन में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और हमें मैचेस को राइट टाइम पे खत्म करना पड़ेगा. जब हम देख रहे हैं तो इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, ये वाला मंत्र मुझे. अच्छा, ये जो मैच अच्छे तरीके से फिनिश करना है, ये एक बहुत बड़ा इशू है ज़िशान, इसको बहुत आपने अभी पॉइंट आउट किया है. बट ये हमने पिछले कई मैचेस में देखा है कि हम अच्छे, एक मैच हम 45 ओवर्स के अराउंड बिल्कुल ख़त्म करने वाले होते हैं और एकदम से हम चोक कर जाते हैं और फिर हम एक स्ट्रगल में होते हैं, हमें लग रहा होता है हम अभी हारे के हारे, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग. ये बड़ी डेंजरस है समहाउ, बिकॉज कभी तो आप पकड़ सकते हैं एंड मोमेंट पे मैच को, बट समटाइम्स आपके हाथों से आप प्लेट में रख के किसी को जीत दे देते हैं. सो ये जो मैच अच्छे तरीके से फिनिश करना है, चाहे वो हमारे बैटर्स हैं, हम आप हारिस रऊफ का जिक्र कर रहे थे. हारिस रऊफ हमें बहुत सारे मैचेस के अंदर आखिरी ओवर्स में जब हम उनसे बॉल कराने का डिसाइड करते हैं तो वो हमें कॉस्ट करते हैं अच्छा खासा. समटाइम्स हमें मैच भी उस पर हारे हैं हम लोग. अब सो व्हाट डू यू थिंक कि दोनों साइड से हमें मैच जो फिनिश करना है उसमें क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हैं बेहतर? It has got a lot to do with your muscle memory, a lot to do with your psychology. Psychology पे क्यों कह रहा हूँ? आपकी बॉडी में एंड्योरेंस जो है ना आपकी प्रैक्टिस से आती है, और जब आप डोमेस्टिक मैचेस खेलते हैं तो आपको मैच का जो है ना एक फील मिलता है. जब आप इस सिचुएशन से ओवर एंड ओवर अगेन गुजरते हैं, कॉल इट कार्डियो देख लें, जिम देख लें, वेट लिफ्टिंग देख लें, टेनिस, एनी स्पोर्ट देख लें. अगर आप वनडे के प्लेयर हैं, आप फास्ट बॉलर हैं, आपने 10 ओवर्स इन अ ट्रॉट फेंकने का जब तक स्टेमिना नहीं है, then you cannot consider yourself an ideal fit for one day bowling, क्योंकि आपको डिफरेंट स्पेल से बॉल करना होता है. मैच सिचुएशन में आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद हारिस रऊफ मोर ऑफ्टन देन नॉट, बिकॉज जब क्रंच सिचुएशन होती है और आपकी बॉडी में वो एंड्योरेंस नहीं होती, बिकॉज ही हार्डली प्लेज डोमेस्टिक मैचेस. वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है मैंने 2 काजन ट्रॉफी के मैचेस खेल लिए हैं, और भाई आपको सारे मैचेस काजन ट्रॉफी के खेलने हैं तो दैट आपकी बॉडी में स्टेमिना है. जब आप उस सिचुएशन से ओवर एंड ओवर अगेन गुजरते हैं ना, ये चाहे हारिस रऊफ हो या कोई भी बॉलर, तो आप अपनी ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करते हैं, इवेंचुअली अपनी टीम को आप पार करा देते हैं. दूसरा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कहते हैं टनल थिंकिंग का होना बड़ा जरूरी है. इफ यू डोंट बिगिन विद द एंड इन माइंड एंड ओनली फोकस्ड ऑन एंड इन माइंड, तो फिर आप यही होता है 45th ओवर में आप कहते हो ये हम तो जीतते हैं, एंड देन समबडी एल्स स्निफ्स इन और अपनी विक्ट्री को आपके मुंह से ले जाता है, जो कि विराट कोहली ने इसके खिलाफ किया था. एंड देखिए, अगर आप एक कंपैरेटिव स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं और आप प्रोफेशनल हैं, आपको खुद को ही इस चीज को समझाना है कि हाउ पार्ट पे कि आपने इन सिचुएशन में कैसे क्रॉस ओवर करना है. अगर इनको इस तरह क्रिकेट में इसको हेल्प चाहिए, दे मस्ट स्टार्ट प्लेइंग टेनिस. टेनिस टीचेस यू अ लॉट कि आपका अगर आप मैच पॉइंट्स 3 मैच पॉइंट्स आपको मिले हो, वहां से भी आप टूर्नामेंट हार सकते हैं. पूरा आपके हार्ड जज जो है ना बिल्कुल इन वेन जा सकते हैं. और ये आई एम श्योर ये मैंने को टेनिस खेलते देखा हुआ है, इनको कोई रैकेट पकड़ना सिखा दे, बिकॉज ये पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर्स हैं, they hardly know how to even carry the racket. वो गेम इनको काफी हद तक कॉम्प्लीमेंट कर सकती है. ये तो मैं इनकी बॉलिंग पे कहता हूँ. बैटिंग पे अगर आप आ जाए, एज लॉन्ग एज आप बेसिक्स ऑफ क्रिकेट पे स्टिक अराउंड करेंगे, आप सिंगल्स एंड डबल्स पे फोकस करेंगे, every bowler will send you one ball which has to be dispatched to the boundary. उसके अलावा आप अगर स्ट्राइक को रोटेट करते रहेंगे तो आई डोंट सी अ रीजन पाकिस्तान मैचेस में अच्छा ना परफॉर्म करे. इसमें लास्ट बात में ये ऐड जरूर कर दूं, किसी भी कंबैटिव स्पोर्ट्स में ना किलर ब्लो होना बड़ा जरूरी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन इज द राइट टाइम जहां पर आपको विक्ट्री को क्लेंच करना है.
जब कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री होती है ना, आपको उस मैच में नहीं जिताती, आपको उस टीम के ऊपर साइकोलॉजिकली एज दे, ये एज पाकिस्तान मिस कर रहा है। विक्ट्री इज ऑलवेज वेलकम, लेकिन अगर हर मैच में हमारे बड़ों ने, अब तो हम खुद बड़े हो गए, मतलब मैं, फिर हमारे छोटे ने दुआएं करनी है, तो अब तो मेरी बेटी दुआ करी थी, Baba, I hope Pakistan wins this match. So this is how I have grown up. This is how my kids have grown up. And I think ये हमारे लिए जनरेशनल चीज़ है। somehow जो पाकिस्तानी टीम हमें लेके आई, I believe मेरे अब्बा भी मुझे यही कहते थे कि हम दुआएं मांग मांग के समटाइम जीते थे। So that's how it is. अच्छा ज़ीशान, इन द एंड अब हमने ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेली है, जिम्बाब्वे की टीम भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, और फिर हम T20 मैचेस उनके अगेंस्ट भी खेलने वाले हैं। सो T20 और अब चूँकि वनडे पे तो मैंने आपका एनालिसिस सुना है, मैं चाहूँगी आप ज़रा T20 फॉर्मेट पे भी हमें दें। Very interesting ये discussion on a T20 because I remember इससे 2 programs पहले मैंने आपसे बात की थी, तो हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान अगेंस्ट की ऑपोजिशंस। उस वक्त जो है ना 25 में से 24 मैचेस हारा हुआ था। अब लास्ट 2 T20s में हमने साउथ अफ्रीका को बीट किया था एंड वी प्लेस्ड दैट T20 सीरीज। उसमें यह है कि पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान की टियर 3 की टीम्स के साथ, श्रीलंका बीइंग एट टियर 3, जिम्बाब्वे टियर 4 पता है, हम क्योंकि होस्ट नेशन है, T20 सीरीज हमारे लिए इट शुड बी रादर इजी इन टर्म्स कि आप अपनी होम कंडीशंस पे खेल रहे हैं, लेकिन यू कैन नॉट अंडरमाइन द ऑपोजिशन। पाकिस्तान टीम को फिर से टीम सिलेक्शन पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए अब जब T20 सीरीज खेलेंगे ना, उसके बाद आपका एक ऑस्ट्रेलिया का टूर पाकिस्तान आ रहा है, एंड देन यू विल वॉक इनटू T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप अरमला है किधर? आईसीसी टूर्नामेंट पर अगर आपकी आंख हो, वो है, हमने सारे मैच खेले श्रीलंका में, ऑब्वियसली वी नॉट गोइंग टू प्ले अ सिंगल मैच इन ईयर अनलेस नॉट देयर रेसिप्रोकेट, वी विल, यू डोंट, आई डोंट नो द फिलॉसफी मेंबर। तो T20 में पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आपके हॉर्सेस और कोर्सेस क्या है। वहां पर आपका बॉलिंग अटैक बड़ा मैटर करेगा, स्पिनर्स अब कौन से लेके जाते हैं, क्योंकि हमारी सिलेक्शन का पता नहीं होता। जो स्पिनिंग ट्रैक होता है वहां पर 4 फास्ट बॉलर्स खिला रहे थे, या फास्ट बॉलिंग ट्रैक होता है वहां पर स्पिनर्स खिला रहे थे। वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर योर स्ट्रेंथ्स लाइज। अबरार अहमद विल बी द की फिगर इन दीज मैचेस, एंड यू मस्ट ट्राई दैट यंगस्टर फैसल अकरम, लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, एंड सुफियान नकीम, क्योंकि ये फ्यूचर है आपका। आप पाकिस्तान के अंदर वही बहस है कि आप एक लड़के को 35 की एज में डेब्यू करवा रहे हैं, या एक लड़के को 22 की एज में उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। जब तक हम शादाब खान की वापस री एंट्री की कोशिश नहीं करते रहेंगे टीम में, आपको बॉलिंग यूनिट स्ट्राइक करेगा पहली बार, और उस बॉलिंग यूनिट में हारिस रऊफ मेरे T20 टीम में नहीं आ रहा, बिकॉज ही हैज द हैबिट ऑफ गोइंग इन फॉर अ लॉट ऑफ रन्स। तो पाकिस्तान मस्ट फोकस सलमान मिर्जा को खिलाए, शाहीन अप एंड डाउन बॉलिंग करे, और अगर आप सही सिलेक्शन करेंगे, आप पिंडी का एक ही आपके पास पिच है, दे नीड टू मेक दोस एज टर्निंग पिचेस, ताकि आपको श्रीलंका की सिचुएशन की सिमुलेशन भी हो जाए, वहां जाके आप T20 वर्ल्ड कप की। And I'm looking forward to the series. We must win the series so that we are right up on the continent to face the mighty Australians and then eventually the T20 World Cup. इंशाल्लाह फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। ज़ीशान राना हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो सीरीज़ जारी है, उसके मैचेस थोड़े से पोस्टपोन हुए हैं, 14 और 16 नवंबर को होंगे, और उसके बाद फिर ट्राई नेशन सीरीज़ है जो हम खेलने वाले हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट ही, अच्छा क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट देखें। ये एक एंटरटेनमेंट है जो आई फील एज अ पाकिस्तानी हम सब इंजॉय करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। पंजाब हुकूमत ने जी एक तारीखी कदम उठाते हुए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 इसकी मंजूरी दे दी है। कैसा कानून जो अवामी मलकियत को तहफ़्फ़ुज़ देने, कब्ज़ा माफिया के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई हो, उसको यकीनी बनाने के लिए बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने उनके मुताबिक जी अब ज़मीनों पर कब्ज़े के जो मुकदमात हैं वो बरसों नहीं चलेंगे, बल्कि सिर्फ 90 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के ज़रिए फ़ैसला किया जाएगा। अगर कोई फरीक फ़ैसले से मुतमईन ना हो तो वह हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम जो खुसूसी ट्रिब्यूनल है उसमें अपील कर सकेगा, जो 90 दिन के अंदर फ़ैसला देने का पाबंद होगा। समहाउ ये कानून न सिर्फ कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एक बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट मैसेज है, बल्कि एक आम शहरी ख़ास तौर पर जब हम गरीब तबके की बात करते हैं उनके लिए रियासती तहफ़्फ़ुज़ की एक अलामत भी कंसिडर हो रहा है। इजलास में ये भी तय किया गया है कि फ़ैसले के बाद 24 घंटे के अंदर ज़मीन वागुज़ार कराई जाएगी, जबकि शफाफियत के ज़रिए जो डिजिटल रिकॉर्ड है
या सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीमिंग जैसे जदीद इक़दाम भी ज़ेरे गौर हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये कानूनी अमली तौर पर कब्ज़ा माफिया के असर रसूख को ख़त्म कर पाएगा या नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर वकास सबरीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इसका कानून के हवाले से आई बिलीव कि हम एक थोड़ा सा एलेबोरेट आप अगर हमारे देखने वालों के लिए कर दें, और फिर हम इसके इफ़ एंड बट्स पे बात करेंगे कि क्या पॉजिटिविटी है और क्या इसमें अगर हमें फ्लॉ है तो वो क्या है और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन ऑन द पार्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। चूँकि हमने देखा माजी करीब के अंदर, माजी बाईद के अंदर जो हमारी पंजाब हुकूमत की तरफ से जितनी भी लेजिस्लेशन की गई उनके अंदर सबसे खूबसूरत लेजिस्लेशन ये वाली है, क्योंकि हमारा जो सिविल प्रोसीजरल कोड है जो पोजेशन से रिलेटेड मामला, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऑनरशिप के मामला को देखता है, या जितनी भी सिविल लिटिगेशन है वो तकरीबन 125 साल पुराना जो प्री पार्टीशन से चलता आ रहा है, हमारी तकसीम से पहले चलता, अभी तक उसके अंदर वो हातिहा अमेंडमेंट्स नहीं की गई थी जो कि हमारी मौजूदा सोसाइटी की नीड्स को मीटअप करे। तो आई थिंक कि इस तरह के कानून की शदीद ज़रूरत थी। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा नागुज़ीर था, पंजाब के अंदर ये स्टेप लिया गया। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल अप्रिसिएशन की मुस्तहिक है, चूँकि एक गरीब आदमी जिसका ज़िंदगी का कुल सरमाया ज़मीन का एक टुकड़ा है, चाहे वो 5 मरले 10 मरले 10 मरले का घर है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि एक कोई खातून हमारे पास आती है कि मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे यतीम हैं और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस लीगल प्रोसीडिंग को या लीगल प्रोसेस को फेस करने के लिए ना वकला की फीसिस हैं, ना मैं अदालतों के धक्के खा सकती हूँ। और अरबला एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं जो कि हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, कहा यह जाता है, बल्कि ये हकीकत पसंदाना एनेक्स अगर हम देखें तो ये हकीकत है कि एक शख्स जो है उसका इंसाफ सिविल कोड के अंदर या तो उसका बेटा लेता है या उसका पोता लेता है। और यहाँ पे हमें ये भी एक केस देखने को मिला मुल्तान के अंदर, एक शख्स ने अपने दादा का ग्रैंड पेरेंट के जो केसेस थे उस केस का 100 साल का केक काटा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फैक्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड आवर लीगल प्रोसेस। ऐसे वक्त के अंदर एक ऐसा कानून लाना, कोई भी शख्स एक एप्लीकेशन देगा जो कि ज़िली सतह के ऊपर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कमेटी बनाई जाएगी जिसको डिप्टी कमिश्नर हेड करेगी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, 6 लोगों की कमेटी। वो कमेटी क्या करेगी? वो कमेटी 30 साल के अंदर नहीं, 3 साल के अंदर नहीं, बल्कि 3 महीने के अंदर एक गरीब इंसान को, एक ऐसे शख्स को जो यतीम है, एक ऐसे बच्चे को जो कि कोर्ट का प्रोसेस फेस नहीं कर सकते, एक ऐसी खातून को जो बेवा है, ना वो वकला की फीस दे सकती है, ना वो कोर्ट का प्रोसेस फेस कर सकती है, विदाउट लाइंग अ माइक्रो सेकंड एक एप्लीकेशन फाइल करे डिप्टी कमिश्नर को, और वो जो 6 लोगों की टीम है देयर एंड देन दे विल डिसाइड ऑन दी आफ्टर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन कि इसका क्या फेट होगा। अगर उसके पास मलकियत का सबूत मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, वहाँ पे एप्लीकेशन दे। वो लीगल प्रोसेस में जाने की बजाय कि आप उसको समन जारी करें, आप उसके खिलाफ ये कार्रवाई करें, आप ये लीगल हैचेस के अंदर पढ़ें, देयर एंड देन दे विल डिसाइड कि हम सबसे पहले इसकी पोजेशन, इसका कब्जा कैसे वागुजार करवाएंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अदालतों की तरफ से जो एक हमारा आम साइल था, जो एक शहरी था, जो उसका कॉन्फिडेंस है, जो उसका ट्रस्ट है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें उसे स्कैटर होता हुआ देखते हैं, शटर होता हुआ देखते हैं, और शायद वो अपना कॉन्फिडेंस इन्वोक ही नहीं कर सका इस जुडिशल सिस्टम के ऊपर, जो कि हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं हज़ारों के अंदर नहीं बल्कि लाखों के अंदर केसेस पेंडिंग है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूदा 56,000 केसेस की पेंडेंसी है, हाई कोर्ट के अंदर लाखों केसेस की पेंडेंसी है। ऐसे मौके के ऊपर ऐसा कानून लाना जिसमें एक शहरी बिला वास्ता बराए रास्त उससे मुस्तफीद होगा, उसकी 5 मरले की प्रॉपर्टी है या 5 एकड़ की प्रॉपर्टी है, चाहे वो किसी देहात में है, कोई भी बासर शख्स जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है या कब्जा कर चुका है। डिप्टी कमिश्नर विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, ADCR, असिस्टेंट कमिश्नर, DSP और कंसर्न जो SHOs है उनकी मदद से उसको वागुजार करवाएगी उस प्रॉपर्टी को विदाउट पेइंग अ माइक्रो पेनी, 1 रुपया खर्च किए बगैर उसकी जो प्रॉपर्टी को वागुजार करवा के देगी। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और बात, अब आपने बात की कब्जा माफिया की। नॉर्मली ये जो हम जिन प्रॉपर्टीज़ का जिक्र कर रहे हैं, जिस तबके का जिक्र कर रहे हैं, ये गरीब तबका होता है कि इन्फ्लुएंशियल शख्स के ऊपर वैसे भी कोई इस तरह की चीज़ आए तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कुछ उसके पास सोल्यूशन होता है। बट हमारे यहाँ ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी लेजिस्लेशन है, वो रियली अप्रिशिएट, इसकी ज़रूरत थी। बट एट द सेम टाइम
यहाँ पे एक बहुत बड़ा माफिया या इन्फ्लुएंशियल लोगों का एक पूरा ग्रोह है जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। हुकूमत ने लेजिस्लेशन कर ली, सारा कुछ सिस्टम बना दिया, लेकिन अब इस पे इम्प्लीमेंट कराना, इस बात को मेक श्योर करना कि कोई इन्फ्लुएंस काम नहीं करेगा सारे सिस्टम में, इसका क्या हम प्रोसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, आई ऑलवेज बिलीव वन थिंग इन माय लाइफ कि कागज़ के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती अनटिल अनलेस हम प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली किसी चीज़ को इन्फोर्स नहीं करते, ना उसका कोई हम आउटकम ले सकते हैं, ना कुछ उसका नतीजा निकाल सकते हैं। सो आई बिलीव कि इस कानून के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कब्ज़ा माफिया की कमर तोड़ देगा, बल्कि जो कब्ज़ा माफिया का पूरे पंजाब भर से इंसदाद और कला कमा करेगा। कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर रखी गई? सेक्शन 4 रखा गया। अगर वो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई गई, जो 6 लोग उसके अंदर काम करेंगे, उनके पास कोई एप्लीकेशन आती है कि कब्ज़ा माफिया ने हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, उन लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग की जाएगी ऑन दी आफ्टर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन, और 10 साल तक जो है वो सज़ा दी जा सकती है। FIR दी जाएगी, 10 साल तक सज़ा दी जा सकती है। फिर उसके अलावा अगर कोई शख्स जो है वो पार्टिसिपेटर है, फैसिलिटेटर है इन द कमीशन ऑफ क्राइम, उसकी इमा के ऊपर वो जुर्म किया जा रहा है, या उस कब्ज़ा माफिया का हिस्सा है, या वो वहाँ पे गाड़ी लेके जाता है, बंदे हायर करके जाता है, वो तमाम लोग जो उस एक्टिविटी का पार्ट है या उस ग्रुप का या सरगना के साथ जो है उसके अंदर पार्टिसिपेटर हैं, फैसिलिटेटर है, उनके लिए भी 5-5 साल की सज़ा इस कानून के अंदर रख दी गई। और ये जो ऑफेंसेस हैं, दीज आर द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, नाकाबिले ज़मानत जुर्म इसके अंदर रखे गए हैं, ताकि जो लोग दूसरों की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा करते हैं या अपने हाथ साफ करने की कोशिश करके उनके ज़हनों क़ुलूब पे ये चीज़ रक्स करे कि कल अगर हमने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया तो कानून हमारे साथ आनी हाथों से नबरजमा होगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर मजीद करने की कोशिश की जा रही है कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। देखिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग है वो भी लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है, हाई कोर्ट्स के अंदर भी की जा रही है। तो वाई नॉट ऑन दिस ओकेजन कि अगर एक शख्स जो है वो कब्ज़ा करके किसी की प्रॉपर्टी पे, किसी की बेवा, किसी यतीम बच्चे की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करके बैठा है, तो लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, पूरी कमेटी जाए, पुलिस जाए, पीरा फोर्स जाए, वहां पे जाके लाइव स्ट्रीमिंग करे, इस शख्स का मुंह काला किया जाए जो किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर आके कब्जा करके बैठा है। लोगों को ये इंप्रेशन दें, एक प्रेसिडेंट सेट करें, एक अथॉरिटी सेट करें कि कल किसी शख्स ने किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की तो रियासत का बुनियादी फर्ज है आर्टिकल 4, 5, 9, 14 और एट द सेम टाइम 25 के अंदर कि इज्जत, आबरू और माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करें। व्हेन इट कम्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, दिस इज द फंडामेंटल लायबिलिटी ऑफ स्टेट कि स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करे एक शहरी की प्रॉपर्टी ऑनरशिप और एट द सेम टाइम पोजेशन। ऑनरशिप को भी प्रोटेक्ट किया जाए, पोजेशन को भी प्रोटेक्ट किया जाए। और अल्लाह एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर देखिए, बहुत सारी हमारी सोसाइटी के अंदर कवानीन बनाए जाते हैं, नेक नीयती के साथ बनाए जाते हैं कि जब भी इसके जो दूर असरात हम देखेंगे तो इसके अंदर अवाम की सहूलत के लिए चीज़ें की जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि लॉस को आइदर वे मिस यूज़ भी किया जाता है। लेट्स से एक शख्स जो है वो जाके वहाँ पे मन घड़ बेबुनियाद वैक्सियस जो है वो एप्लीकेशन फाइल, तो फिर उसके ऊपर क्या इसी कानून के अंदर सेक्शन 9 के अंदर तमाम चीज़ें रख दी गई। ऐसा कोई शख्स जो कि कमेटी का वक्त ज़ाया करता है और एट द सेम टाइम अगर कमेटी को ये लगता है कि जो एप्लीकेशन इसकी तरफ से दी गई है वो बेबुनियाद है, मन घड़त है, फटिशियस है, वैक्सियस है, कंकॉक्टेड है, इट हैज़ नो कंसर्न विद रियलिटी, जो इसके कंटेंट हैं या पर्टिकुलर्स हैं एप्लीकेशन के, तो उस शख्स के अगेंस्ट भी जो है वो कमेटी हरकत में आएगी और 3 साल तक सजा, 1 मिलियन तक जुर्माना उस शख्स को किया जाएगा। तो आई थिंक जितने लोग इस कमेटी के सामने पेश होंगे उसको एप्लीकेशन देंगे, एक तो लीगल प्रोसेस लंबा फेस नहीं करना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर ये सारा कुछ वाइंड अप कर दिया जाएगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और हमारी जो और इस जिम्मन में जो कि मेरा नेटिव सिटी है सियालकोट, वहाँ पे हाल ही के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑन दिस पॉइंट के हमारी जो डिप्टी कमिश्नर सबा अली अस्कर वहाँ पे काम कर रही हैं, उन्होंने CM साहबा की हिदायत के ऊपर इतने ज़बरदस्त काम किए और ऐसे कब्जे वागुजार किए, क्योंकि हम लीगल प्रैक्टिस करते हैं, जो गुज़िश्ता 3-3, 4-4 सालों से दर्द सर बने हुए थे सियालकोट लोगों के लिए। तो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दीज काइंड ऑफ लॉज, अगर हमारे स्टेट के अंदर हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी अथॉरिटीज
अपनी अथॉरिटी को, पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मैसेज ऑफ द स्टेट, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है कि जो पंजाब के अंदर बिलखसूस हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स के अंदर एक आम शहरी को, जिसको कोई सुनने वाला नहीं था, जिसको वकला की फीसें, जिसको क्लर्क्स की फीसें, जिसको अदालतों में धक्के खाने पड़ते थे और लास्ट पे जाके बस जुडिशल सिस्टम से हाथ जोड़ता था, मुझे माफ़ करे, मुझे किसी किस्म का इंसाफ नहीं चाहिए। बल्कि मैंने तो ऐसे केसेस भी बैरिस्टर साहब देखे कि लोगों ने अपनी जगह को खाली कराने के लिए भी किराएदारों को पैसे दिए कि खुदारा मेरी जगह खाली कर दें, कब्जा कर दें। मतलब हमारे यहाँ ये प्रॉपर्टी वाला जो मामला है ये इस कदर कॉम्प्लिकेटेड है समर, एंड आई एम रियली ग्लैड कि अगर इतनी सारी चीज़ों को एड्रेस किया गया इस लेजिस्लेशन के अंदर। इन द एंड अब ये बहुत सारी ऐसी ज़मीनें इस वक्त लाहौर या पंजाब की, जहाँ पे हम इस लेजिस्लेशन का जिक्र करें, मौजूद हैं, जहाँ पे लोगों की ज़मीनों पे कब्जा होकर वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं लोगों ने, वहाँ काम स्टार्ट कर दिया है। सो उसके लिए क्या इकदाम हैं इस लेजिस्लेशन के अंदर? देखिए, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो वाइड एब इनिशो असरे डू ही गलत हैं, जिनका कब्जा ही गलत है, वो तमाम बिल्डिंग्स गिराई जाएंगी। आपने कराची में नस्ला टावर के एग्जांपल ली विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ने नस्ला टावर के अंदर लोगों का बड़ा लॉस था, हमें कंपनसेशन दी जाए, हमारे घर हैं, हमारी रिहाइशें हैं, हमारी रेजिडेंसीज हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जिस चीज़ की बुनियाद ही गलत है आप उसके ऊपर जितनी मर्जी तमीरात करें वो सारी की सारी अनलॉफुल है, इल्लीगल है। लिहाजा अगर किसी ने पोजेसन ली है किसी भी जगह की जो इल्लीगल है, अनलॉफुल है, उस पोजेसन के ऊपर चाहे वो दीवारें चीन कायम कर लें, मीनार पाकिस्तान कायम कर लें, या कोई भी हलाल काम कर लें, या मस्जिद बना ले, अगर उसकी पोजेसन गलत है तो इस कानून के तहत डिप्टी कमिश्नर की सरबराही के अंदर वो 6 लोगों की जो टीम है, दे विल डिसाइड द फेट ऑफ द केस कि इसको कैसे मसमार करना है, इसकी पोजेसन को कैसे वागुजार करवाना है, आइदर बाय हुक और क्रुक, आइदर बाय टूथ एंड नेल। उसको जो है इंश्योर करना है कि आपने 90 दिन के अंदर एक साइल जो हमारे पास आया है, नॉट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ 90 डेज, 90 डेज़ के अंदर ही आपने उसे एक नतीजा देना है ताकि वह हुकूमत के भी गुन गाए और आईने पाकिस्तान के अंदर उसके साथ जो एक एग्रीमेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप हमें रेवेन्यू दें, हमारे साथ वफादारी का, पासदारी का हल्फ लें और हम आपकी इज्जत, आबरू और मालजान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसकी भी तकमील और तश्कील होगी। आई एम रियली ग्लैड। और अब बाकी जो लेजिस्लेशन है समहाउ ये कब्ज़ा माफिया के अगेंस्ट तो एक है ही मामला, लेकिन उसके साथ साथ आई बिलीव कि हमारे जो जुडिशल सिस्टम है समा उसके ऊपर जो एक बर्डन है बहुत ज़्यादा, और इतने सालों से लोग केसेस लेकर चल रहे हैं, दो कि ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ऑलरेडी हमारे सिस्टम के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है। इसको करने के लिए मज़ीद लेजिस्लेशंस भी होनी चाहिए, इस तरह की सजेशंस भी आनी चाहिए ताकि लोगों को इस हवाले से पता। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। बैरिस्टर वक़ास इब्रीज़ हमारे साथ मौजूद थे जी। और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये लेजिस्लेशन हुई है और इसके तहत अब जो भी किसी की भी ज़मीन के ऊपर गैर कानूनी कब्ज़ा करेगा, उस पर अगर आपने बिल्डिंग बना ली है या बैरिस्टर साहब के बकौल आपने मीनार पाकिस्तान या दीवारें चीन में बना ली है, तब भी आप उसकी ज़मीन अब वो छुड़वाई जाएगी और उसको खर्च किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपको दिखाएंगे जी कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन ने एक बड़ा संग मील अबूर कर लिया है। पाकिस्तान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जहां 180 से ज़ायद जदीद कैमरे जो हैं तमाम तरह एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेंगे। इस हवाले से आप उस्मान मुगल की रिपोर्ट देखें। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के पहले रेलवे स्टेशन यानी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल रूम जो है वो कायम किया गया है और इसमें 180 से ज़ायद कैमरे जो हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं उनको नस्ब किया गया है। तमाम जो पार्किंग एरियाज़ हैं, जो इंतज़ार गाहें हैं, जो उसके साथ साथ जो रिजर्वेशन ऑफिस है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का, वहाँ पर इन कैमरों की तनसीब का अमल जो है वो इस वक्त भी जारी है ताकि यहाँ पर आने वाले जो मशकूक अफराद, मशकूक सरगर्मियाँ करने वाले जो लोग हैं या मशकूक सरगर्मियों में मुलविस लोग हैं, न सिर्फ उनकी निशानदेही की जा सके बल्कि उनको कानून के हवाले किया जाए। इस सारे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इंजीनियर मुबशर अयूब साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताएं, ये प्रोजेक्ट जो है वो आपने शुरू किया है, क्या समझते हैं कितना मददगार साबित होगा मशकूक सरगर्मियों की निशानदेही, मशकूक अफराद की निशानदेही के हवाले से? दूसरा ये भी बताइएगा कि मज़ीद कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर इस तरह के AI कंट्रोल रूम जो है वो कायम करने जा रहे हैं?
अस्सलाम वालेकुम सर, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो है वो पहला यानी कि एआई बेस्ड कंट्रोल सिस्टम जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन है। ये इनिशिएटिव है वन नेटवर्क जो कंपनी है उसका इनिशिएटिव है कि जहाँ पे सर्विलेंस होनी चाहिए। मतलब हमने जो रेलवे स्टेशन है इसको हर एंट्री हर एग्जिट पे कैमरे इंस्टॉलेशन किए हुए हैं। मतलब पार्किंग अगर एंट्री एग्जिट की बात करें वो भी कवर्ड हो रहे हैं। जो अंदर मेन हॉल हैं इसकी जो पैसेंजर इन आउट हो रहे हैं उनकी एंट्री एग्जिट पे कैमरे हमने रखे हुए हैं। उसके बाद पीटीसी कैमरे लगे हुए हैं। उन सब से जो है ना एक एफडी कैमरेज भी हैं जो यानी कि फेस डिटेक्ट करते हैं। तो कोई भी पर्सन है वो यहाँ पे आता है तो उसकी फेस डिटेक्शन होती है और वो ये भी बताएगा कि कब से इधर है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कब गया, 2 पे कब गया। यहाँ पे जितने प्लेटफॉर्म हैं हर जगह पे हमने कैमरे रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं सॉरी। तो हर जगह पे जो है सर्विलेंस जारी है। पीटीसी कैमरा है वो 360 पे रोटेट कर रहा है, खुद सर्विलेंस कर रहा है। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा आम शहरियों के लिए भी और रेलवे स्टेशन इंतज़ामिया के लिए भी। अच्छा, ये बताइएगा अमूमन जो फुटेजेस हैं वो हासिल हो जाती हैं कैमरास की, लेकिन वो उस तरह शनाख्त नहीं हो सकती उस शख्स की, ब्लर होता है वो रिजल्ट। क्या समझते हैं कि उन कैमरों की निस्बत ये कैमरे जो हैं वो कितने मददगार साबित होंगे इस सारी एक्टिविटीज़ के हवाले से, या मशकूक शख्स अगर कोई यहाँ पर देखा जाता है उसकी शनाख्त के हवाले से कितने मददगार होंगे ये कैमरे? सर, जो हमारे पास यहाँ पे कैमरे लगाए हैं उसके अंदर एआई फीचर्स हैं। एआई फीचर्स हैं वो कैमरे के पर्सन के फेस के ऊपर फोकस भी करता है और साथ उसके बारे में डिटेल वगैरह भी बता देता है। तो जो मशकूक अफराद आएगा वो अगर क्या नाम है, क्योंकि ये लिंक है हमारा पंजाब सेफ सिटी की अथॉरिटी के साथ, तो जब यानी कि इधर आएगा तो उसकी फेस डिटेक्ट होगी तो उसकी डिटेल वगैरह सारी आ जाएंगी। कौन कौन से इदारों के साथ इन कैमरों को जो वो मुंसलिक किया गया है? अगर कोई ऐसा शख्स रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर आता है जिसके पास जो सामान है उसके अंदर अगर कोई ऐसा कोई मवाद मौजूद है जो कि रेलवे स्टेशन पर नहीं आना चाहिए था, तो क्या ये कैमरे की सलाहियत रखते हैं कि उसको वो डिटेक्ट करके फौरी तौर पर बता सकें? सर, यहाँ पे जो यानी कि पैसेंजर वगैरह सामान लेके आते हैं यहाँ पे तो डिटेक्टर वगैरह यानी कि रेलवे जो इंतज़ामिया उनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। लेकिन उसके अलावा अगर इधर आते हैं तो जो कैमरेज वगैरह हमारे पास है वो सामान के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, पर्सन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। अभी कोई ट्रेन वगैरह आ रही है, हमने कैमरोज की डायरेक्शन यहाँ पर रखी है कि जो जैसे पैसेंजर गेट से उतरते हैं कैमरा उनके ऊपर फोकस करता है। उनके जो है एफडी कैमरा लगे हैं उनके फेस के ऊपर डिटेक्ट करता है, उनकी सारी डिटेल आ जाती हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा पब्लिक के लिए भी। और ये क्या नाम है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो बड़ी रेलवे स्टेशन है उन भी कैमरा इंस्टॉलेशन का जो है ना। बताइएगा, इससे पहले हम देखते थे मंशियात स्मगलिंग के हवाले से भी जो है वो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, चोरी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, कम से बच्चों की गुमशुदगी के वाक़यात यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। इन कैमरों की इंस्टॉलेशन के बाद क्या समझते हैं इस तरह के जो वाक़यात हैं उसमें कितनी कमी आएगी? सर, उनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सामान वगैरह भी मतलब आता है तो वो भी जो है वो पहले तो कैमरे नहीं थे लगे हुए, लेकिन हमें पता लगा कि सामान आता है तो वो रात को इधर से मतलब जिसकी इजाज़त नहीं है वो भी जाता रहा यहाँ से। तो लेकिन अभी कैमराज लगे हैं, सब कुछ कैमरे के अंदर कैप्चर हो रहा है। 24/7 जो है 24/7 कैमरे जो हैं वो ऑन है। हमारे पास लड़के भी यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और अगर कैमरा एक भी डाउन होता है उसकी टिकट जनरेट हो जाती है फौरी। और जब टिकट जनरेट होती है तो फिर हमें भी पता चल जाता है कैमरा डाउन है, तो फिर फौरी तौर पर लड़के जो है वो कैमरा के जाके चेक करते हैं और उसको ऑन कर देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, चाहे वो चोरी की है या किसी भी केस में या किसी FIR में वो अगर मुलविस है, उसके ऊपर FIR हुई है गाड़ी या मोटरसाइकिल के ऊपर या किसी शख्स के ऊपर भी, तो क्या आसानी पता चल सकता है कि ये शख्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस रहा या ये गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी का है? सर, हमारे पास जो एंट्री एग्जिट हैं पार्किंग एरिया में या जहाँ से गाड़ी इन आउट हो रही है वहाँ पे हमारे पास ANPRs कैमरे लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू यानी कि काम कर रहे हैं। वो जैसी गाड़ी आती है वो कैमरा गाड़ी का नंबर भी बोलता है और उसके बाद जो है ना उसकी नंबर प्लेट डिटेक्ट करके उसका डाटा भी प्रोवाइड कर देता है हमें। अच्छा, ये बताएं अगर कोई फैमिली यहाँ पर आती है, कोई बच्चा जो है वो यहाँ से गुम हो जाता है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से, कितनी देर में वो बच्चा अपने वालिदैन को वापस मिल सकता है इस प्रोजेक्ट के बाद? सर, इस प्रोजेक्ट के बाद बच्चा जो है कुछ ही लम्हे में जो है ना वो मिल जाएगा इनको, क्योंकि हमारे पास हर जगह पे कैमरेज वगैरह हमने जो है इंस्टॉल कर दिए हुए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिस जगह से अगर पर्सन जो है वो गुजर जाए और कैमरे की नज़र में ना आए। तो ये बताइएगा कि मज़ीद कितने कैमरे नस्ब करने का यहाँ पे टारगेट है? दूसरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के कौन कौन से बड़े शहरों पे ये प्रोजेक्ट लेकर जा रहे हैं आप लोग? सर, अभी जो कैमरे इंस्टॉलेशन हमने यहाँ पे किया वो 180+ हैं। जो एडिशनली ऐड करने हैं वो हमें यानी कि रेलवे की जो इंतज़ामिया वो हमें बताया कि एडिशनल पे भी इंस्टॉलेशन जारी है। और जो बड़े रेलवे स्टेशन हैं जिस तरह जेलम वगैरह हो गया या लाहौर वगैरह हो गया, इस तरह के रेलवे स्टेशन पे जो है ना हमने अभी वर्किंग स्टार्ट करनी है और हमारी क्या नाम है कोशिश है कि वहाँ पे भी ये AI सिस्टम कैमरा जो है वहाँ पे इंस्टॉल करें।
बहुत शुक्रिया। आपने जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इंजीनियर मुबशिर अयूब साहब, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। ये पाकिस्तान का पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पर AI कंट्रोल रूम जो है वो कायम किया गया है। जदीद कैमरे जो है वो नस्ब किए गए हैं ताकि तमाम जो इनके रिजर्वेशन ऑफिस हैं, पार्किंग एरियाज़ हैं, वेटिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये कैमरे जो है वो नस्ब किए गए हैं ताकि मशकूक अफराद या मशकूक सरगर्मियाँ जो हैं रेलवे स्टेशन पर उनकी मुकम्मल तौर पर निगरानी की जाए, शहरियों को महफूज सफ़र जो है वो फराम किया जाए। और इनका ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद रावलपिंडी समेत पाकिस्तान के दीगर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े जो रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पर भी इस प्रोजेक्ट को जो वो शुरू किया जाएगा। जी वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अभी हमने आपकी मुलाकात एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर से करानी है। बेसिकली सिर्फ सिंगर नहीं है, इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कर रही हैं इस वक्त लाइफ में। लेकिन उससे पहले हम ज़रा किचन में चलते हैं जहाँ पे शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं साहब सुनाए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। क्या बन रहा है आपके किचन में? आज बना रहे हैं हम कोरियन विंग्स। ठीक है जी। और इसकी रेसिपी और चीज़ें क्या क्या चाहिए हमें? इसमें सबसे पहले चिकन चाहिए विद स्किन, ड्रमड कहते हैं। ये विंग्स का ना दरमियान वाला हिस्सा होता है। ठीक है जी। तो इसके लिए रेसिपी में स्पाइस में यूज़ होगा रेड चिली पाउडर, पपरिका पाउडर और साथ साल्ट, वाइट पेपर। ओके। और इसमें चिली सॉस जाएगी। ठीक है जी। और इसकी डस्टिंग के लिए यूज़ होगा फ्लोर, फाइन फ्लोर। ओके। उसमें गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, वाइट पेपर और ब्रेडिंग फ्लोर उसमें यूज़ करेंगे हम वो इका पाउडर। ओके ठीक है। तो इसके बाद इसके बनेगी सॉस इसके ग्लेज करने के लिए। ठीक है। उसमें केचप यूज़ होगी, चिली गार्लिक यूज़ होगी, चिली फ्लेक्स यूज़ होंगे और ब्राउन शुगर यूज़ होगी, विनीगर होगा, कॉर्नफ्लोर होगा। ठीक है। और इससे इसकी सॉस बनेगी और बाकी आप इसको जी सॉस बनेगी। चलिए अब अपने काम को जारी रखें। मीनवाइल हम अपनी अगली गेस्ट से तारुफ करवाते हैं। जी दुनिया बदल रही है, साथ साथ बदल रहा है फ़नून लतीफ़ा का अंदाज़ भी, जहाँ मौसीकी सिर्फ हम एक मुख्तलिफ जो ज़बानों के अंदर नहीं एक सिर्फ उसको नहीं समझते, बल्कि मुख्तलिफ सकाफ़तों को, कौमों के दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा करती है। और बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिसमें अपना किरदार अदा किया है और कर भी रहे हैं। खतीजा दिलनवाज़ हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ी टैलेंटेड सिंगर है जिन्होंने अपने गीतों से पाकिस्तान और UK और दुनिया के दरमियान समहाउ म्यूज़िक के ज़रिए एक नई ज़बान तख्लीक की है। 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाने की महारत रखती हैं, चाहे वो लाइव परफॉर्मेंसेस हों, रिकॉर्डेड सॉन्ग्स हों। और अभी रिसेंटली नुसरत फ़तेह अली ख़ान की बरसी के मौके के ऊपर इन्होंने UK के अंदर एक महफ़िल के अंदर भी परफॉर्म किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का। That you deserve it basically। अच्छा मुझे ये बताएं खतीजा, how long you have been singing और अभी ये जो आपका जर्नी है from Pakistan to UK, you know, across the world, how's it going so far? तो मेरा जो जर्नी है वो तो आई थिंक आई वुड से कि as I was born it started। लेकिन जो सिंगिंग है, सिंगिंग के हवाले से आई बिन डूइंग इट फॉर अ फ्यू इयर्स नाउ। और पहले मैं जब स्कूल में होती थी तो मैं इंग्लिश और उर्दू वहाँ स्कूल इंग्लैंड में इंग्लिश में गाती थी। और उसके बाद पंजाबी से मुझे बहुत प्यार हुआ था। ओके। और उसके बाद आई थिंक क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सऊदी अरेबिया का भी था तो आई हैड दैट इन मी एंड आई sang इन अरबिक। उसके बाद आई सॉ सम मैशअप्स, तो उनको फॉलो करने के लिए मुझे लैंग्वेजेस का बहुत शौक़ है, तो इसलिए आई sang इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड आई थिंक हर चीज़ वाज इंटरकनेक्टेड। सो म्यूज़िक, एक्टिंग, ड्रामा, नाउ आई एम स्टडीइंग फिल्म प्रोडक्शन। ओके वाओ। तो उसमें बहुत हेल्प करती हैं। So you're doing acting, you are songwriter, you are singer, you are composer, you are doing a lot of things right now. तो अभी मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट सॉन्ग राइटिंग और सिंगिंग में है। Okay. तो दैट्स व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन राइट नाउ। Okay, that's amazing. कौन सी लैंग्वेजेस में आप गा लेती हैं? सो इट्स इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, Turkish, Spanish. I used to sing in Spanish a lot, और French. Lovely. और अब मैं पश्तो सीख रही हूँ। पश्तो सीख रही हैं? That's amazing, lovely. तो मुझे बताएं खतीजा, आपने बताया कि अब it's been 6-7 years कि आप सिंगिंग में हो। अब जो अभी तक जो आपने गाने गाए हैं, अभी आप पाकिस्तान में भी परफॉर्म करते रहे हो, UK में भी करते हो जी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सारी चीज़ें जो आप कह रहे हो ना डिफरेंट लैंग्वेजेस में, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज आप कौन सी इंजॉय करते हो व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग?
पंजाबी और टर्किश। पंजाबी और टर्किश जी। क्या रीज़न है इसकी? पंजाबी तो यू टोल्ड अस कि आपको इंटरेस्ट हुआ बहुत उसमें। इंटरेस्ट। टर्किश आई हैव टू से आई थिंक इट्स द टर्किश ड्रामास, उनसे मैं इंस्पायर हुई थी, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ देम, और आई थिंक टर्की जाके भी I was quite inspired by Turkish. Yeah. Okay. So अभी आपने recently साहिर अली बग्गा के साथ भी कोई duet किया है? जी, साहिर अली बग्गा ने मेरा पहला सिंगल मिक्स किया था। Okay. और रिकॉर्ड किया था, जो लिखा गया था और कंपोज किया था मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन सर। Okay, okay, okay. वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था, और वो भी पंजाबी में था। ओके, सो अभी आज आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? आज मैं आपको नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की गाना। ज़रूर ज़रूर। सादगी तो हमारे ज़रा देखिए, सादगी तो हमारे ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, सादगी तो हमारे ज़रा देखिए, सादगी तो हमारे ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतज़ार आपका उम्र भर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतज़ार आपका उम्र भर कर लिया, ज़िक्र एक बेवफा और सितमगर का था, ज़िक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुँह उधर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतज़ार आपका उम्र भर कर लिया, सादगी तो हमारे ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। लवली लवली खतीजा। और आपने गिटार भी प्रॉपर सीखा है आई बिलीव, बिकॉज ऑब्वियसली जो सिंगिंग कर रहे होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स के भी शौकीन होते हैं, सो ये आपको कितना टाइम लगा या आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे गिटार सीखा? ये मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे नहीं सीखा, ये मैंने कुछ साल पहले, आई थिंक 2-3 साल पहले सीखा था, और ये मैंने YouTube से सीखा था। सीरियसली? जी, और बहुत टाइम लगा मुझे, पहले मैं कॉर्ड्स देखती थी और इसकी स्ट्रिंग्स मुझे नहीं आइडिया था पहले कि कितनी हार्ड होती हैं, सो दैट वाज अ शॉक। लेकिन आई थिंक पहले इट वाज काइंड ऑफ लाइक इट डिडंट लाइक मी,
but then we became friends. हाँ, इंस्ट्रूमेंट से दोस्ती होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई बिलीव yes. बहुत सारे ऐसे सिंगर्स होते हैं कहते हैं कि आपको आपके इंस्ट्रूमेंट्स का पता होना चाहिए. यू नो यू शुड बी फ्रेंड्स विद योर इंस्ट्रूमेंट. सो दैट्स अमेजिंग. अच्छा खतीजा, यू आर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, और आप या आपने सीखा है या आप सीख रही हैं, इस हवाले से भी बताएं. So I learned in school. मेरे एक पियानो टीचर थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया था. मैंने म्यूज़िक सब्जेक्ट लिया नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे इंटरेस्ट था, तो वो मुझे सिखाते थे. और मेरे कुछ मेंटोर्स थे जिनसे मैं मिली थी, और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मुझे टिप्स दी. लेकिन एज सच आई थिंक आई वुड से इट्स बिन मोर ऑफ अ हॉबी दैट्स टर्न्ड इनटू समथिंग मोर. और इसके ऊपर मेरे जो डैड हैं, उनको भी मौसीकी का शौक़ है. तो ही इज़ टॉट मी अ लॉट. दैट्स अमेजिंग. अच्छा, आप खतीजा मुझे ये बताएं, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? अपने सोलो सिंगल्स पे काम करी हैं, यू नो, या कोई म्यूज़िक जो आपका पाइपलाइन में है, यू आर प्लानिंग टू रिलीज इट वेरी सून? आई हैव म्यूज़िक इन माई पाइपलाइन, और इंशाल्लाह उसको मैं रिलीज़ करूँगी थ्रू द राइट प्लेटफॉर्म्स. लेकिन इट्स जस्ट अबाउट सीइंग, एंड विद यूनिवर्सिटी आई होप टू डू स्क्रीन राइटिंग in the future or producing, so that's what I'm interested in. That's amazing. अच्छा, आप मुझे ये बताओ, since you live in UK और whenever you travel to Pakistan, कैसे अपनी सिंगिंग के हॉबी को यहाँ पे ज़्यादा करती हो, अच्छे तरीके से enjoy, या वहाँ पर since you are studying as well? जब I think performance की बात आती है, या taking part in events, आई थिंक कि पाकिस्तानी जो ऑडियंस या जो लोग होते हैं जो इंजॉय करते हैं म्यूज़िक को, वो उसमें कोई भी पाकिस्तानियों को बीट नहीं कर सकता. दे आर वेरी लाइवली पीपल, वेरी ब्राइट. तो जो इवेंट्स होते हैं यहाँ, जैसे लाइक कॉन्सर्ट्स, इट्स वेरी वेरी फन इन पाकिस्तान, तो वो अटेंड करने में भी ज़्यादा मज़ा आता है. लेकिन यूके में ये होता है कि यू हैव लाइक काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स, तो इट्स वेरी गुड फॉर फिल्मिंग थिंग्स और प्लानिंग लाइक प्री प्रोडक्शन. तो इंग्लैंड इज़ वेरी गुड फॉर दैट, और वहाँ चैरिटी इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं. सो आई थिंक मिक्स ऑफ बोथ. ओके, वेरी गुड. तो अभी आपने पाकिस्तान में कहाँ किस किस आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया है? मैंने पाकिस्तान और इंग्लैंड में अब्रार हक के साथ परफॉर्म किया था कुछ साल पहले, एंड दैट वाज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस. उसके बाद जैक नाइट, लेकिन वो ज़्यादा यूके में जाने जाते हैं. आई हैव आल्सो वर्कड विद अताउल्ला ईसा खिलजी खान साहब. जी, तो दैट वाज अ वेरी गुड experience. I did recently, I have done an event with Nimra Mehra. So she's a lovely singer as well. Or a lot of other artists I think are going to be very big in the future, inshallah. Inshallah. So कोई ऐसा artist जिसके साथ आप you really wish to perform or collaborate, any Pakistani or international artist? Pakistani artists में से I love Atif Aslam. So I love his voice. I think he's very different. और international में I really like Camila Cabello. तो वो स्पेनिश में भी गाती हैं और इंग्लिश में भी. So I love her voice as well. Okay, lovely. So अभी हमने ब्रेक पर जाना है. really want जाते जाते आप हमें कुछ और सुनाएंगी? मैं आपको Okay. तुम आए तो आया मुझे याद, गली में चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला, जाने कितने दिनों
रात जो मैं सो जाती, खुलते आँख सुबह हो जाती। आज की रात जो मैं सो जाती, खुलते आँख सुबह हो जाती। मैं तो हो जाती बस बर्बाद, मैं तो हो जाती बस बर्बाद। गली में आचा निकला, गली में आचा निकला, गली में आचा निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। खतीजा दिल नवाज तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, लेकिन चूंकि हम म्यूज़िक की बात करें तो आज हम म्यूज़िक थेरेपी के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पाते हैं कि जो आप ज़िंदगी में स्ट्रेस्ड आउट हैं या आप कुछ एंजाइटी में हैं या एनीथिंग, तो म्यूज़िक आपको समहाउ काम या एक सूदिंग इम्पैक्ट भी देता है फॉर सो मेनी रीजंस। और रिसर्च से भी पता लगा है कि जब लोग अपने पसंदीदा म्यूज़िक सुनते हैं तो उनका जो दिमाग है वो मुतहरिक होता है, एक्टिव होता है, और जिससे याददाश्त हो, आपका फोकस हो, आपकी जो इमोशनल बैलेंस है वो समहाउ ठीक होता है। आज हमने इसी हवाले से बात करनी है, और ख़ुसूसन जो डायमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए म्यूज़िक एक बहुत मौसर ज़रिया है। और ये आपकी बीमारी जो याददाश्त समहाउ बहुत सारे लोगों को इस बीमारी में इशू होता है, बातचीत है, आपका रवैया है, इन सारी चीज़ों को समहाउ बैलेंस करने में बढ़िया हेल्प करती है ये म्यूज़िक। तो आज हमने इसी पे बात करनी है। डॉक्टर बिस्मा एजाज हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बिस्मा। अभी खतीजा से तो हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, हमारी मॉर्निंग्स बड़ी अच्छी हो रही है, एंड आई बिलीव कि जो म्यूज़िक थेरेपी है ये बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होती होगी। मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमें बताएं कि ये तरीका इलाज होता क्या है। बहुत सारे लोग जो अगर इसको प्रेफर करते हैं तो कितना इम्पैक्ट होता है इसका? पहले तो आपने ऑन सेट खदीजा को सुना है, मैंने ऑफ सेट खदीजा को सुना है, एंड आई रियली एडमायर हर सिंगिंग, माशाल्लाह शी इज़ वेरी गुड। म्यूज़िक is one of those things which is very close to my heart also, being a psychologist, because मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ के स्किल के तौर पे लोगों को दी है जिसकी वजह से वो सदका जारिया कर सकते हैं। बिकॉज म्यूज़िक इज़ समथिंग विच रेजोनेट्स इन योर ईयर्स एंड इट इनिशिएट्स द ओवर एक्टिविटी ऑफ योर ब्रेन सेल्स। म्यूज़िक थेरेपी जो साइकोलॉजिस्ट प्रमोट करते हैं, जैसे आपने अभी एग्जांपल दी, तो एंग्जाइटी के पेशेंट्स हैं या डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं, उनके साथ इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव बिकॉज बेसिकली हमारी बॉडी जो है उसमें हमारे ब्रेन में का एक फंक्शन है दैट इट सिक्रीट सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स या इसको आसान अल्फाज में केमिकल्स कह लें, वो हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली म्यूज़िक की वजह से हमारी बॉडी में हेल्दी हार्मोन्स और हेल्दी केमिकल्स, फॉर एग्जांपल डोपामिन है या सेरोटोनिन है, ये सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से मूड एलिवेट होता है, मूड फ्रेश हो जाता है, आपकी पुरानी मेमोरीज़ जो है वो आप रिवाइव करते हैं। बिकॉज यू थिंक जब आप कोई म्यूज़िक सुनते हो आपको फ्लैशबैक्स आते हैं कि ओके फलाने टाइम पे ये गाना मैंने सुना था, ये सिचुएशन थी एंड ऑल। तो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ म्यूज़िक जो पेशेंट्स को हम लोग प्रमोट करते हैं कि वो म्यूज़िक सुने ताकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसकी वजह से वो बहुत बेहतर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर बिस्मा, नॉर्मली हम बहुत सारी चीज़ों को जब अपनी आम ज़िंदगी में भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा कि आप रिलेट कर पाते हैं, अच्छी बुरी मेमोरीज़ हर चीज़ के साथ आपकी एसोसिएटेड होती है, लेकिन समहाउ म्यूज़िक इज़ समथिंग जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छी मेमोरी के तौर पे होता है। लेकिन म्यूज़िक का आपकी पर्सनालिटी या आपके मूड पे भी बड़ा असर होता है। सैड सॉन्ग्स मेक यू सैड एंड हैप्पी सॉन्ग्स मेक यू नो हैप्पी, एंड आप अपने मूड के हिसाब से अपना म्यूज़िक चूज़ भी करते हैं। जैसे हमारी जो माशाल्लाह जेन ज़ी है वो एक बहुत कॉमन कल्चर यहाँ पे प्रमोट हो रहा है कि आज उनके रिलेशनशिप्स हैं और कल ब्रेकअप है और फिर तीसरे दिन फिर नया रिलेशनशिप है। तो व्हेन दे आर इन अ रिलेशनशिप या उनकी कोई अच्छी फ्रेंड है या अच्छा फ्रेंड है, तो दे आर वेरी हैप्पी एंड गो लकी काइंड ऑफ पीपल एंड दे एंजॉय लाउड म्यूज़िक एंड ऑल दैट। लेकिन जब वो ब्रेकअप फेज़ में होते हैं तो वो कमरा बंद करके, लाइट्स ऑफ करके, कानों में एयरबड्स लगा के,
तो सैड सॉन्ग्स जो है वो सुनते हैं, और मेरा ख्याल है हम भी अभी कहीं ना कहीं इस किस्म की चीज़ें जो है उसको फोकस करते हैं। लेकिन जोक्स अपार्ट, म्यूज़िक जो है वो आपके मूड को डेफिनेटली चेंज करता है। आप जब खुश होते हैं तो यू डेफिनेटली प्रेफर टू लिसन टू लाउड म्यूज़िक और हैप्पी म्यूज़िक और रोमांटिक म्यूज़िक। लेकिन जब आपका मूड लो होता है तो आप प्रेफर करते हो कि मैं स्लो म्यूज़िक सुनूं। यहाँ पे हम जो पेशेंट्स आते हैं ना डिप्रेशन के हैं फॉर एग्जांपल, और कहते हैं कि जी मेरा दिल नहीं करता ये काम करने को, हम उनको कहते हैं जिस काम को दिल नहीं करता वही करना, उलट करना। सो दैट यू नो चेंजेस योर मूड, और वो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं या स्लो एक पेस पे आप सोच रहे हो या नेगेटिव एक परसेप्शन चल रही है उसको चेंज करके पॉजिटिव भी कर सकता है। तो वी प्रेफर कि आप अपने मूड के ऑपोजिट, इफ़ यू आर सैड देन ऑपोजिट, लेकिन इफ़ यू आर हैप्पी देन गो विद द हैप्पी म्यूजिक, राइट। ये आपको समहाउ डाउनर देता है अगर आप अच्छी उसमें हो। अच्छा जी, अब खतीजा, ये हम चूँकि म्यूज़िक की बात करें, सिंस इट्स योर डिपार्टमेंट, तो आप चूँकि गाती भी हो, एक सिंगर के लिए अच्छा म्यूज़िक, यू नो लाउड म्यूज़िक, हैप्पी म्यूज़िक और समथिंग दैट सैड और डिप्रेसिंग नॉट इन अ वे, लोगों का एक परसेप्शन होता है टुवर्ड्स म्यूज़िक और सॉन्ग्स। सो आपका कितना असर होता है मूड का व्हेन यू आर सिंगिंग समथिंग? I've always believed कि लोग कभी भी आपका गाना नहीं याद रखते, वो ये याद रखते हैं कि क्या फीलिंग थी, उन्होंने क्या फ़ील किया, so they remember what they feel। तो जब भी मेरा ये फोकस होता है कि अगर मैंने कुछ गाना है या परफॉर्म करना है कमर्शली, तो आई नीड टू फील एंड रिमेंबर कि क्यों मैंने वो गाना गाया इन द फर्स्ट प्लेस एंड मेरी क्या मेमोरीज हैं उस गाने के साथ, एंड दैट हेल्प्स। लेकिन आई थिंक कमर्शली गाना लोगों के लिए और अपने लिए गाना आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल सही। पीपल टेंड टू प्रेफर हाई पिच्ड, हाई स्केल, हाई पिच और फास्ट गाने ऑब्वियसली, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि जब मैं अकेले गाऊँ तो मैं लो, स्लो और मतलब गज़ल्स गाऊँ। ओके, एंड आई थिंक दे हैव अ बेटर इफेक्ट ऑन माई हेल्थ, I've seen, तो मेरा ये ख्याल है। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब ये इसी कॉन्वर्सेशन को डॉक्टर बिस्मा हम आगे बढ़ाते हैं। नॉर्मली जैसे कह रही कि सिंगर, अगर ख़ुद मैंने बहुत सारे सिंगर्स ऐसे जो आते भी हैं, यू नो, कि इंटरव्यूज़ भी देखे, दे से कि हम आम जिंदगी में म्यूज़िक अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं या हम खुद भी गा रहे हैं, स्लो आराम से पीसफुल गाने गाते हैं, यू नो, दैट इलेक्ट्रीफाइंग सॉन्ग्स इन दैट यू नो लाउड एंड हाई पिच म्यूज़िक दे डोंट प्रेफर। ये सिंगर की अपनी पर्सनालिटी और मूड पे भी डिपेंड करता है और समहाउ वो सुनने वाले पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है। अब जैसे हम म्यूज़िक की को इस बात को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये एग्जांपल देती हूँ कि यू आर एन एंकर या आप एक शो रन कर रहे हो, जब आप आते हो तो मे बी you are in a different state of mind, but you have to carry a constant smile on your face, and you have to talk and talk and talk. जब आप शो करके घर जाते हो आपका दिल करता होगा मुझे 2 घंटे कोई ना बुलाए, बिल्कुल मैं सोशलाइज ना करूँ किसी के साथ। मेरा सुबह आने से पहले भी ये दिल करता है कि मुझे कोई मत बुलाए। मैं एक एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करती हूँ, तो ज़ाहिर है मैंने 5 घंटे 8 घंटे अगर यूनिवर्सिटी में काम करना है तो मुझे अपने उस हिसाब से वेरी एक्टिव, वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी वोकल। When I come home, I'm also in the same zone that I want my peace, my silence and all. Music की भी यही बात है। These people, these artists are trying their level best to please people. और उसके लिए they are investing every single cell of their body कि वो invest करें उसके अंदर। जब वो उसको कर चुके होते हैं and they get the acknowledgement, they are happy for it. But personally inside they also want their peace. Therefore, when they are in their own zone, तो वो स्लो म्यूज़िक या गज़ल या क्लासिकल जो है उसको सुनना पसंद करते हैं, बिकॉज वो वाला म्यूज़िक जो है वो आपकी बॉडी के स्ट्रेस सेल्स को, उसकी एक्टिविटी को कम करता है। बिल्कुल ठीक है। और आप बड़े अच्छे से मतलब बड़े फीजिबल किस्म का मूड जो है वो आपका रहता है, एंड यू फील इन योर ओन जोन, और आप कहते हो कि दिस इज़ माई लाइफ एंड आई एम लविंग इट। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब खतीजा, अभी जो हम बात करी थी, डॉक्टर बिस्मा ने भी जो कहा, आप पर्सनली जब इस तरह का म्यूज़िक खुद से भी आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने लिए गा रहे हो, किस सिंगर को ज़्यादा सुनना प्रेफर करते हो, या किसकी गज़ल है या खुद से जो गुनगुनाती है जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो? डिफिकल्ट क्वेश्चन। या इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई थिंक पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स में मेरे सबसे फेवरेट नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। ओके। उनकी कवाली आपको पता है कितनी लंबी होती हैं, और मैं पूरी सुन लेती हूँ।
We all love that. हमें बहुत अच्छा absolutely. लगा। उनके बाद जो राहत फ़तेह अली ख़ान ने ज़्यादा फिल्मी गाने गाए थे वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, they're very nostalgic। लेकिन my favorite is आतिफ असलम। Your favorite is आतिफ असलम? ये मेरे टिप ऑफ टंग पे था ये ना कि she will definitely say आतिफ असलम, you know? Why? I don't know but अच्छा, मोस्टली पीपल आई बिलीव कि आतिफ जिस तरह का गाना गाते हैं आतिफ असलम, उनमें कंटेम्प्रेरी भी है, इट्स ट्रेडिशनल, इट्स स्लो, फास्ट, हर तरह का म्यूजिक है। आई थिंक वो हर जनरेशन उससे रिलेट कर पाती है। मुझे लगता है कि आतिफ असलम की जो पर्सनालिटी है ना, दैट इज़ वेरी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी एंड दैट अट्रैक्ट्स पीपल who like, जैसे नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आपने बात की, उनकी सिंगिंग या उनकी कवाली जो थी उसमें बड़ी स्पिरिचुअलिटी लगती थी जिसकी वजह से आप कनेक्ट करते हो। तो आतिफ असलम जो हैं उनकी भी सिंगिंग में कहीं ना कहीं सब कुछ है, बट स्पिरिचुअलिटी का जो एलिमेंट है ना, दैट इज़ वेरी गुड इस एज के और इस तरह के आर्टिस्ट। और आई बिलीव कि ही इज अ वंडरफुल परफॉर्मर। अभी जो उन्होंने रिसेंटली समी यूसुफ के साथ एक कॉन्सर्ट किया है और एक पूरा उन्होंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान के कलाम को पढ़ा, दैट वाज एक्सेप्शनल। अच्छा जी खतीजा, अभी हम इतनी ज़्यादा सिंगिंग की बातें करें, आप हमें कुछ सुनाएंगी? जी हम बार बार फरमाइश करें क्योंकि हमारे पास एक इतनी अच्छी सिंगर आई है, इतना अच्छा गा रही हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि इन्होंने गिटार भी सीखा हुआ है, वरना नॉर्मली लोग अपने साथ एक गिटारिस्ट लेकर आते हैं और फिर परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो हमें मज़ा आ रहा है। सो हम बार बार खतीजा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ सुना दें। उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना टका, हाय वो वक्त वो बात वो ज़माना दिल का, हाय वो वक्त वो बात वो ज़माना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुज़री है मगर दर्द न जाना दिल का, उम्र गुज़री है मगर दर्द न जाना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का। लवली लवली, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त जी। डॉक्टर बिस्मा, अभी खतीजा जैसे अभी बात भी कर रही थी, आई बिलीव कि ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बट आई रियली वांट एज अ साइकोलॉजिस्ट
आपने कितना ऑब्ज़र्व किया है कि लोग म्यूज़िक थेरेपी की तरफ आते हैं एंड उनकी जो ज़िंदगी है उसमें चेंज आया है? जैसे हम डायमेंशिया की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस एंजाइटी की बात करें, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो अब हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द। सो इस हवाले से बताएं कि लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं या इस हवाले से मज़ीद काम होना चाहिए? इस पे रिसर्चेस होना शुरू हो चुकी हुई है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। फॉर एग्जांपल इन द लास्ट 5 years मैंने म्यूज़िक एब्जॉर्प्शन पे, म्यूज़िक की प्रेफरेंसेस पे एडल्ट्स में, बच्चों में, एडोलेसेंट्स में बहुत रिसर्च खुद भी की है और उससे जो मुझे फाइंडिंग्स पता चली हैं वो ये कि पीपल आर रियली इंक्लाइंड टूवर्ड्स म्यूज़िक नाउ। द थिंग इज़ कि हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कल्चरल बैरियर ये होता है कि लोग ज़ाहिर है कुछ स्टिग्मेटाइजेशन की तरफ चले जाते हैं कि म्यूज़िक जो है वो रिलीजियसली अलाउड नहीं है। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ द रिदम, इज़ द साउंड, नॉट द लिरिक्स। द लिरिक्स इज़ समथिंग एल्स। अब जैसे बहुत सी रिसर्चेस पाकिस्तान में इस चीज़ पे भी हुई हैं कि जो ICU में या CCU में पेशेंट्स हैं जो टर्मिनल इलनेस का शिकार हैं, इवन दे आर अनकॉन्शियस, अगर उन वार्ड्स में सूरत रहमान जो है वो प्ले की जाती है तो देयर इट्स इफेक्ट्स इज सीन ऑन द हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स, दे आर इम्प्रूविंग। सो व्हाट डज इट मीन? अब सूरत रहमान को मैं ये नहीं कहूँगी कि वो म्यूज़िक है, बट दैट इज़ ऑल्सो अ रिदम, अ लय। तो वो चीज़ जो है, इसका मतलब है कि द ब्रेन सेल्स आर reflecting and you know responding to those things. So if this is there, म्यूज़िक को मैं तो म्यूज़िक ये भी समझती हूँ कि जो पानी बह रहा है उसकी आवाज़ जो वो भी म्यूज़िक है। बिल्कुल। एक चिड़ियों की आवाज़ जो है या परिंदों की आवाज़ है एक साइलेंट जगह पे पार्क में, वो भी म्यूज़िक है। तो ये तो अल्लाह ताला ने खुद बनाया है। बिल्कुल। और जब जो चीज़ खुद गॉड क्रिएटेड है और उसका इफ़ेक्ट है ऑन योर साइकी एंड योर मेंटल हेल्थ, उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो येस, पर्सनली आई हैव सीन दैट पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग दिस थिंग एंड गोइंग टूवर्ड्स म्यूज़िक थेरेपी। इन माई पर्सनल प्रैक्टिस मैं खुद भी अपने पेशेंट्स या क्लाइंट्स जो आते हैं जो डिफरेंट मेंटल इलनेसेस का शिकार है, उनको प्रेफर करती हूँ कि वो उसकी तरफ आएँ एंड इट हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन देयर मेंटल हेल्थ विच हैज़ बीन सीन। बिल्कुल। और अभी आप जैसे बात करिए कि जैसे हम पानी की आवाज़ है, सुबह अगर आप लॉन में बैठे हैं या कहीं आउटडोर वॉक कर रहे हैं, दैट साउंड वो आपको एक बहुत पीसफुल और सूदिंग इम्पैक्ट देती है somehow. You connect with nature directly. और बहुत सारे लोग, मैंने आई बिलीव कोरिया के अंदर भी मैं उस दिन एक वीडियो देख रही थी, देयर इज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ वाटर या हम वाटरफॉल सॉर्ट ऑफ थेरेपीज, जो लोग पानी की आवाज़ के साथ स्पास के अंदर दे हैव स्टार्टेड थेरेपी। ताकि इस पे मेडिटेशन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग योगा करते हैं या मेडिटेट करते हैं, आप उनसे पूछें कि वो जब मेडिटेट करते हैं वो इन साउंड्स के साथ फोकस करके करते हैं, दे आर लाइक द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ, द मोस्ट पीसफुल पीपल ऑन अर्थ। तो वी हैव लाइव एग्जांपल्स अराउंड अस। और मुझे मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को इससे थोड़ा सा इख्तलाफ है उनको सोचना चाहिए, एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देखें। आई थिंक दे विल आल्सो लाइक इट। वही वो आपकी बात है कि इट्स ऑल अबाउट रिदम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लिरिक्स और सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक। हम उस चीज़ को रिदम की बात करें जो समहाउ इंटरनेशनली भी एक्सपीरियंस किया जा रहा है। इन द एंड खतीजा, हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, कुछ कहना चाहें हमारे देखने वाले को रिगार्डिंग योर म्यूजिक? आई थिंक you're very right about rhythm and the therapy, और मैंने खुद ये experience भी किया है, so I can assure you कि in my personal life it's had an effect. लेकिन I think whatever someone's belief is, everyone should be free to practice what they believe. Yes, तो agreed. इसमें बात ये होती है कि if you are using music in a peaceful way to connect people with boundaries, I think जो मौसीकी होती है वो लोगों को it brings people together when it's used correctly, और it's a very wonderful thing in the sense कि people seem to remember music more than words, and people remember emotions through music. So I think it's a very lovely experience, a shared experience, और लोग different भी हों, different languages भी बोलते हों, तो they feel the same thing जब music सुनते हैं, and that doesn't happen with words. तो that's what I'd like to say, and also thank you for hosting me. Thank you. और इतना अच्छा introduction मेरा देने के लिए I'm very grateful.
So thank you. थैंक यू सो मच खतीजा, बहुत शुक्रिया खतीजा दिल नवाज़ और डॉक्टर बिस्मा एजाज, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। जी, आज हमने म्यूज़िक को टाइम भी दिया है, इस पे बात भी इसलिए की है, सिर्फ गाने नहीं सुने, हमने इसकी इम्पैक्ट और इसकी थेरेपी के हवाले से भी बात की। आई बिलीव कि आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।